हाँ, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा स्टडी ज़ोन पर। तो आज के वीडियो में हम लोग जल क्रांतिता यानी वाटर लॉगिंग और समुच्च कृषि और भूमि क्षरण यानी भूमि अपर्दन और भूमि क्षरण, भूमि संरक्षण इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और मिट्टी हमारा जो था यानी मिट्टी संसाधन, मृदा संसाधन जो हमारा चैप्टर था, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये सभी जो टॉपिक हैं हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है? तो आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के इस सब वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए अब हम लोगों ने कल के इससे पहले वाले वीडियो में पर्वतीय मिट्टी तक जान लिया था। अब हम लोग जानते हैं मिट्टी संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मिट्टी संसाधन से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पूछ सकता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो उन सबको आज हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो देखिए भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के पास जितना भी मिट्टी है वह कितना है आपका 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है? और इसका ऐसा नहीं है कि सारा हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी 32 लाख वर्ग किलोमीटर का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है उसका मात्र हम लोग 83% भाग ही उपयोग कर पाते हैं, उसी का हमारे पास आंकड़ा है। और बाकी के आपके जो 7% हो गया वो सब का हमारे पास आंकड़ा नहीं है। तो भैया क्यों नहीं है आंकड़ा? आंकड़ा इसलिए नहीं है कि बाकी सभी जो है कश्मीर ऑक्युपाई कश्मीर जो है, ये क्या है मैप? कश्मीर का जो मैप, मतलब कश्मीर के मैप में देखिएगा तो ऊपर वाला कुछ हिस्सा जो है पीओके वह क्या है, उस पर पाकिस्तान का अधिकार है, नल्ला पाकिस्तान का अधिकार है, ठीक है? वो गड़बड़ करके हम लोगों से क्या किया है, उतना अभी अधिकृत कर लिया है। और हमारी भारत सरकार चाहे तो उस वो छीनना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वापस लेना है। लेकिन भारत उस पर कोई अटैक नहीं करता है कि भारत को आप यूएनओ में क्या करना है, भारत को अस्थाई सदस्यता लेना है, ठीक है, यूएनओ में। इसलिए भारत क्या करता है, अभी उस पर कोई आक्रमण नहीं करता। नहीं तो कल ही चाहे तो कल ही उस पर आक्रमण करके पीओके छीन लिया जाएगा। लेकिन यदि हम लोग दूसरे देश पर आक्रमण करेंगे तो दो जो हल्का फुल्का चांस है, यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है, इसमें हम भारत हमारा जो है अस्थाई सदस्य नहीं है, अस्थाई सदस्य है। तो जो शांति, अगर शांति बना करके रहेगा भारत, तो ऐसा उम्मीद है कि इसको इसमें अस्थाई सदस्यता मिल जाएगी। तो इसीलिए भारत क्या करता है, उस पर आक्रमण नहीं करता और पीओके नहीं छीनता है, ठीक है? और नल्ला पाकिस्तान उसको लेकर के चला गया था कहाँ पे, यूएनओ में, कि भाई ये मतलब पीओके वाला मुद्दा को। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यह भारत और पाकिस्तान का निजी मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में मत जानिए, यह आप लोग क्लास 10th का लेवल का नहीं है चीज़ें। तो उसमें क्या है कि 93% भाग का तो हम लोग यूज़ कर पाते हैं, 7% नहीं कर पाते हैं। तो 7% आपका जो जो कश्मीर का है, मतलब वो कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने क्या किया है, उसको अधिकृत कर लिया है। और कुछ हिस्सा को चीन भी क्या किया है, अधिकृत करके रखा है। इसलिए वो 7% का हम लोग अभी यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अब पशुधन यानी पशुपालन में देखा जाए तो भारत विश्व में अग्रणीय देशों में से है। क्या है? भारत पशुपालन के मामले में विश्व में अग्रणीय देशों में से है, किंतु अस्थायी चारागाह भारत के पास अत्यंत ही कम है। इसलिए पशुओं के लिए पशुपालन में भी भारत के पास थोड़ा-सा दिक्कत आ जाता है, ये आपके भूमि संसाधन से रिलेटेड। क्योंकि अगर भारत के पास देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा पशु भारत में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे, अब मान लीजिए सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं तो उनको चराने के लिए उतना जगह भी चाहिए ना। लेकिन भारत के पास उतना अस्थायी चारागाह नहीं है, ठीक है? भूमि उपलब्ध नहीं है, ठीक है? यदि यदि प्रति भूमि को भी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में मान लिया जाए, प्रति भूमि को भी मान लिया जाए कि यह उपजाऊ भूमि है, तब भी देखा जाए तो भारत के वर्तमान क्षेत्रफल का मात्र 54% भाग ये भूमि ही क्या है, कृषि योग्य है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो बताइएगा 54% भाग। कब? जब हम लोग प्रति भूमि को भी इसमें जोड़ लेते हैं। प्रति भूमि वैसा भूमि होता है जिसमें 2 से 3 साल में मात्र 1 से 2 बार खेती किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रति भूमि कहते हैं। मतलब उसमें वो उतना वो क्या है, उसमें उर्वरक क्षमता नहीं होती है। 2-3 सालों में एक बार उसमें क्या होता है, फसल बोया जाता है, उसको प्रति बोला जाता है। तो प्रति भूमि को भी और जो खेत बोया जाता है उसको भी जोड़ लिया जाए, तब भी मात्र हम लोगों के पास वो 54% भाग ही भूमि है, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि में जिस पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, तो 54%। भूलिएगा मत इस बात को, ठीक है?
और ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही है। अब लगभग मतलब एक एवरेज निकाला गया है तो 54% आया है। नहीं तो अगर आप पंजाब और हरियाणा में देखते हैं तो वहाँ पर 80% भाग पर खेती की जाती है, ठीक है। भारत के ये 2 राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा। और यहाँ देखिएगा आप तो इसमें वहाँ की जितना भूमि है उसमें 80% भाग पर वो लोग खेती करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में चले जाते हैं, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इन सभी क्षेत्रों में मात्र 10% भाग ही क्या है, कृषि योग्य है। तो इन सब का यदि एवरेज हम लोग निकाला जाए भारत के 2800 राज्य का, कि कहाँ कितना भूमि कृषि योग्य है, तो 2800 का यदि हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आता है मात्र 54% भाग पर ही हम लोग खेती कर सकते हैं भारत में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। क्लासेस में आप लोगों का अगर थोड़ा अभी मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। बट कोई नहीं, जैसे जैसे समय मिलता है मैं क्लासेस, जैसे स्थिति रहता है क्लासेस लूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। इसमें आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप लोग अभी तक यदि नोट्स नहीं बनाए होंगे तो नोट्स वीडियो देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में। आगे क्या है कि आगे हमें जानना है कि किसी भी देश में देखिए क्या किया गया है कि कोई भी देश है तो उसके पास जितना क्षेत्रफल है ना, उसके क्षेत्रफल का 33% भाग पर उसे क्या करना है, 33% भाग को उसे वन के लिए संरक्षित रखना है। मतलब जंगल के लिए उसे संरक्षित करके रखना है कि उस 33% भाग पर कुछ नहीं आप बोओगे नहीं, कोई बिल्डिंग वोल्डिंग नहीं बनाओगे, सड़क उड़क नहीं बनाओगे, वहाँ पे भी पेड़ लगे रहेंगे। इसलिए इसको रखा गया है क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा जाए भाई। तभी पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, तभी हम लोग अच्छा से जी पाएंगे, रह पाएंगे। संतुलन बढ़िया से नहीं रहेगा तो फिर कोरोना आएगा और आधा से ज़्यादा को निपटा करके चला जाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण सुरक्षित है तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगा, जिंदा रह पाएंगे हम लोग। और इसलिए क्या किया गया, किसी भी देश का जितना उसके पास क्षेत्रफल है उसका 33% भूभाग आरक्षित किया गया है। किसके लिए वो आरक्षित किया गया है, आपके वन के विस्तार के लिए। लेकिन इसमें भी हम लोग अभी ठीक नहीं है, भारत की स्थिति इसमें भी ठीक नहीं है। भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके मात्र 20% भाग पर अभी वन का विस्तार हो पाया है। बाकी सब पर हम लोग क्या करते हैं, अपने निजी उपयोग के लिए कृषि करते हैं, सड़क बना लिए हैं, घर वर बना लिए हैं। मात्र 20% भाग पर वन के लिए किया गया है। देखिए इस निर्धारण सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था। मतलब राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था कि 33% भाग पर ये क्या करेगा, वनों का विस्तार कराएगा। लेकिन अभी भी मात्र हम लोग 20% तक ही पहुंच पाए हैं, 33% तक नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके मिट्टी संसाधन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, याद रखना है कि 33% भाग हम लोग अभी उपयोग करते हैं पूरे क्षेत्रफल का, भारत के पूरे क्षेत्रफल का, ठीक है। 7% भाग में वो नल्ला पाकिस्तान और चाइना कब्जा करके रखा है, ठीक है। आगे हमें क्या जानना, आगे क्या जानना है, आगे हमें जानना है कि भारत जो है हमारा पशुधन के मामले में सबसे अग्रणीय है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं, लेकिन इसके पास उसको चराने के लिए अस्थायी चारागाह नहीं है, इसकी कमी है भारत में, ठीक है। और भारत के 54% भाग पर, मतलब भारत के क्षेत्रफल का 54% भाग पर हम लोग मात्र कृषि करते हैं। मतलब 54% भाग ही कृषि योग्य है। और हरियाणा पंजाब में 80% है, और अरुणाचल प्रदेश मिजोरम इन सभी में मात्र 10% है। तो सबका एवरेज हम लोग यदि निकालते हैं तो 54% आता है। एक सेकंड, ये क्या हो गया, हमारा डिस्प्ले एक सेकंड है, ये सब आप लोग का ही नोट्स है जिसकी क्लासेस मतलब फ्यूचर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ का तो आप लोगों ने देख भी लिया है। चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम कट गया अपने आप, ठीक है। इस सभी में क्या है, 33% भाग कृषि योग्य है। तो सबका एवरेज निकालते हैं 2800 का, तो आता है आपका 54% भाग। तो पूछा जाए कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो 54% भाग, ठीक है। और राष्ट्रीय वन नीति में कितना कहा गया है, उसमें कहा गया है कि 33% अपने क्षेत्रफल पर वन का विस्तार करना है, लेकिन हम लोग अभी मात्र 20% ही कर पाए हैं, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब आइए सब्जेक्टिव जानते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि भूक्षरण किसे कहते हैं। भूक्षरण किसे कहते हैं, तो देखिए क्या किसे कहते हैं, मिट्टी को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, भूक्षरण कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मिट्टी है आपका, ठीक है, यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी सब है, ठीक है, इस क्षेत्र में मिट्टी है, ठीक है। और तेज बारिश होने लगी, ठीक है, बारिश ऊपर से तेज होने लगा, या फिर किसी नदी का पानी यहाँ से आने लगा, तो क्या होगा,
ये सब इस आके है मिट्टी से टकराएगा, टकराएगा तो ये क्या करेगा, अपने साथ कुछ मिट्टी को यहाँ से बहा करके अपने साथ ले करके चला जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, भूक्षरण कहा जाता है। ठीक है, भूक्षरण या मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब कि कोई मिट्टी कहीं पर है पहले से और उसको प्राकृतिक द्वारा वहां से क्या स्थानांतरित कर दिया जाए, मतलब वहां से उठा करके कहीं और लेकर के वो चला जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है भूक्षरण। समझ में आया आप लोग को? ना समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। भू क्षरण का मतलब सीधा सा समझ लीजिए कि मिट्टी का चोरी करना है। किसके द्वारा चोरी करना है, तो प्राकृतिक के द्वारा। कि यहाँ पे मिट्टी है रखे मतलब है, और बारिश हुआ, बारिश के पानी के साथ मिट्टी ये लेकर के चला गया अपने साथ, तो यहाँ का मिट्टी चुरा करके ले जाकर यहाँ पे रख दिया, तो इसी को क्या कहा जाता है, भूक्षरण कहा जाता है। कि एक जगह की मिट्टी को अब अगर प्राकृतिक आपदा या मतलब बारिश का पानी, नदियों का पानी, या फिर समुद्र के लहर का पानी, या फिर जोर से हवा चल रहा है अपने साथ धुरा को उड़ा करके लेकर चला गया, मतलब ये चारों पांचों के द्वारा यहाँ की मतलब किसी स्थान की मिट्टी को उठा करके दूसरे स्थान पर लेकर के चला जाना ही क्या कहलाता है, भूक्षरण कहलाता है। ठीक है, और इसमें कैसे कैसे होता है, तो तेज है ये देखिए, गतिशील जल के द्वारा। अब यहाँ पे मिट्टी है आपका, तेज पूरा जोर से पूरा पानी आएगा, नदी का पानी, तो ये क्या करेगा, ये मिट्टी को अपने साथ बहा करके लेकर चला जाएगा ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, भूक्षरण। हवा भी बहेगा जोर से, तो धूल कण ये सभी उड़ कर चले जाएंगे। समुद्री लहर, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि इस तरह आप देख लेते हैं, नीचे है भारत का नक्शा, 1 मिनट, ये समुद्री लहर के द्वारा कैसे भूचरण होता है उसको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत का जो हमारा नक्शा है वो कैसा है, भारत का नक्शा नीचे अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ भारत का हमारा चिन्ह है। ठीक है, और उधर अपना देश जिस तरह है उस सब से हमें मतलब नहीं है, नीचे वाला से मतलब है, क्योंकि नीचे ही समुद्र पाया जाता है। तो ये सभी है सब आप जो देख रहे हैं, ये सब मिट्टी है और इधर है सब पानी है। तो जब समुद्र की लहरें तेज गति से आएंगी तो क्या होगा, इसमें टकराएंगी, भारत के जो सीमा है इसमें टकराएंगी। टकराएंगी तो क्या होगा, यहाँ के जो इस सीमा पर जो मिट्टी है उस सबको थोड़ा थोड़ा काट काट के अपने में मिला करके लेकर के चली जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले से मिट्टी था, समुद्री लहरें आई, इसको काट करके अपने साथ लेकर के चली गई, तो इसी को भी क्या कहा जाएगा, इसको भी कहा जाएगा भूक्षरण। मतलब किसी भी प्राकृतिक के द्वारा, आपदा के द्वारा या प्राकृतिक घटना के द्वारा मिट्टी का यदि क्या स्थानांतरण यानी चोरी किया जाता है, वहां से हटा करके कहीं और ले जाया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं भूक्षरण। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, जल क्रांतता क्या है। ठीक है, जल क्रांतता क्या है, जल क्रांतता का सीधा सा मतलब आप लोग समझिए, जल जमाव। क्या, जल का जमाव। ठीक है, मतलब किसमें क्या होता है कि किसान जो है अति सिंचाई मतलब ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं, तो क्या होता है, जल क्रांतता की समस्या पैदा हो जाती है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण इसके कारण हुआ है। ठीक है, जल क्रांतता है एक सीधा सा समस्या है जो कि अधिक सिंचाई कर देने के कारण, मतलब खेत ज़्यादा पटाव देने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, कहाँ उत्पन्न होता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये समस्या देखने को मिली है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अधिक सिंचाई कर देने से, तो अधिक सिंचाई कर देने से होता है कि मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। मतलब मिट्टी का जो लवणीय मतलब एसिड और बेस वाला जो गुण है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। और जिससे क्या होता है, जिससे भूमि का उर्वरक शक्ति क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, और भूमि क्या होती है, धीरे धीरे बंजर हो जाती है। तो जल क्रांतता आपसे पूछा जाए कि किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि जल क्रांतता एक समस्या है जो कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, अति सिंचाई करने से मिट्टी की लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, और इसमें भूमि का उर्वरक शक्ति घट जाता है। ठीक है, भूमि का उर्वरक शक्ति घट जाता है, और उर्वरक शक्ति घट जाएगा तो क्या होगा, भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगेगी, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जल क्रांतता कहते हैं। ठीक है, और जल क्रांतता एक बड़ी समस्या है जो कि मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि समोच्च कृषि किसे कहते हैं। तो समोच्च कृषि, ओहो 1 सेकेंड है, हाँ क्या था हमारा प्रश्न, समोच्च कृषि किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं समोच्च कृषि के बारे में। हाँ,
समोच्च कृषि क्या है? तो देखिए यह कृषि एक प्रकार के है कि पहाड़ी इलाकों में यह कृषि होती है। अब पहाड़ी इलाकों में जैसे कि देखिए पहाड़ी इलाकों में ऐसे समतल ज़मीन नहीं पाया जाता। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ समतल ज़मीन है, इस पे खेती कर ले रहे हैं, तो यहाँ इसको कहेंगे हम लोग समतल कृषि। लेकिन इस पहाड़ी इलाकों में देखिए ज़मीन कैसा होता है, 1 सेकंड। पहाड़ी इलाकों में तक ज पहाड़ हाँ, पहाड़ी इलाकों में ज़मीन ऐसा होता है, ढलान की तरह होता है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अपने ढलान की तरह ज़मीन होता है, पानी को पटाइएगा, फसल को पटाइएगा। यहाँ कोई फसल बोए हैं, यहाँ पे फसल बोए हैं, वहाँ पे पानी डालिएगा तो पानी बह कर के सारा नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे पानी की कमी हो गई और यहाँ पे मान लीजिए ढेर सारा आपको पानी मिल गया। तो इस तरह क्या होता है, दिक्कत होता है पहाड़ी इलाकों में कृषि करने में। मतलब वहाँ की भूमि क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर होती है, इस तरह होती है। यहाँ पे मान लीजिए खाद डालिएगा, पानी डालिएगा तो ये सब बह के नीचे आ जाएगा, तो ऊपर वाले फसल को मिलेगा ही, नीचे वाले को ढेर सारा मिल जाएगा, तभी सूख जाएगा। तो क्या होता है कि पहाड़ी या पर्वतीय भागों में समुच्च जुताई की जाती है। जुताई द्वारा कृषि होती है ताकि इस अब समुच्च जुताई क्या है कि मतलब देखिए इसमें बांध बना दिया जाता है। यहाँ पे बांध एक बना दिया गया, फिर एक यहाँ बना दिया गया, यहाँ पे बांध बना दिया गया और इसी तरह बांध बना करके क्या किया जाता है, खेती की जाती है पहाड़ी इलाकों में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्च कृषि कहते हैं। और उसके बारे में आइए हम डिटेल एग्जाम में क्या लिखेंगे उसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहाड़ी या पर्वतीय भागों में समुच्च जुताई द्वारा कृषि होती है ताकि इसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सके। तीव्र ढलानों वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के अनुसार मोड़ बनाकर के कृषि की जाती है ताकि पानी के भाव में रुकावट आती है और कृषि की जाती है। मतलब ये क्या कर रहा है, सिंपल सा बात है कि समुच्च कृषि पहाड़ी वाले क्षेत्रों में, पहाड़ जहाँ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी मिट्टी मतलब पर्वतीय मिट्टी जहाँ पाई जाती है वहाँ पर होता है। और मृदा अपरदन को रोका जाता है इसके द्वारा, समुच्च कृषि के द्वारा। कैसे रोका जाता है भैया मृदा अपरदन को? तो देखो मेरे भाई यहाँ पे, ओहो चलो कोई दिक्कत नहीं। मृदा अपरदन को इसके द्वारा रोका जाता है। कैसे रोका जाता है मृदा अपरदन को? तो देखो इसमें क्या होगी, मिट्टी आपकी ऐसे होती है, क्योंकि नीचे देखिए इस तरह, ये सब आपका पहाड़ है, ठीक है? ये सब आपका इस तरह पहाड़ है और मिट्टी का जो है आपका इस पर है, यहाँ पे आपका मिट्टी है, तिरछा है मिट्टी। तो यहाँ पे मान लीजिए आप फसल कोई बोइएगा, ठीक है? यहाँ पे भी बो दिए, यहाँ तक आपका खेत है, यहाँ से किसी और का मान लीजिए खेत है, ठीक है? और इधर से किसी और का है। तो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे पानी डालिएगा तो पानी के साथ साथ यहाँ का आपका मिट्टी भी क्या होती है, बह करके सारा इसके खेत में आ जाएगी, इसके वाला बह के इसमें आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है, दिक्कत होने लगा, यानी सारा मृदा अपरदित होने लगे। तो मृदा अपरदन को बचाने के लिए तथा फसलों को अच्छी गुणवत्ता देने के लिए लोगों ने क्या किया, इसमें बांध बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा मतलब नज़दीक नज़दीक पूरा बांध बना करके खेती की जाती है कि यहाँ का पानी यहीं तक रहे, यहाँ का जो फसल है और उसके खाद वगैरह है यहीं तक रहे, नीचे ना आ जाए, फिर ठीक है? और फिर नीचे वाला का जो है उसका इतना ही दूर में रहे और फिर यहाँ से एक और बांध बना दिया। ऐसे ही मतलब एक खेत में 10 15 20 को से ज़्यादा बांध बना करके खेती की जाती है पहाड़ी इलाकों में। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग समुच्च समुच्च कृषि कहते हैं, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको समुच्च कृषि समझ में आ गया होगा और बाकी इन सभी में जल क्रांतता भी, ठीक है? और इसमें यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और यह चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त हो गया और इस सब का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। लेकिन अभी कुछ हम लोग क्लासेस कर लिया जाए, उसके बाद चैप्टर वाइज आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लियर कराया जाएगा। तब तक के लिए चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, ठीक है?